Good morning, my dear potential. Today I am going to explain new topic. The name of this topic, the destruction of democracy. देखिए डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का विनाश मतलब लोकतंत्र को नष्ट करना। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship by the highest position in the cabinet of minister to the Hitler। यह कहा जा रहा है कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का दायित्व दिया। चांसलरशिप जिसको कहते हैं, चांसलरशिप मतलब जिस प्रकार यहाँ पे मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक उसी प्रकार उनको चांसलरशिप कहा जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति जो होते हैं उसको प्रेसिडेंट जो होते हैं उसी के। तो चांसलरशिप का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि 30 जनवरी जब 1933 हुआ तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्रधानमंत्री चांसलरशिप के लिए एक हाई पोस्ट किसको दिया, हिटलर को दे दिया। इसके बाद देखिए, बाई नाउ द नाजिन and manage the rally conservative too they are having acquired power। अब यह कहा जा रहा है कि जब उसको पद मिल गया तब वह नाजिर पार्टी के रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ लिया। रूढ़वादी मीन्स कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़वादी, जो पुरानी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं उनको रूढ़वादी कहते हैं। उनको भी वह अपने पार्टी नाजी पार्टी से जोड़ लिया। और फिर क्या किया उसने कि हिटलर सेट आउट ए डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब उसने क्या किया कि सत्ता हासिल करने के लिए हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्था को भंग करना शुरू कर दिया। डिसमेंटल मीन्स नष्ट करना शुरू कर दिया। अब सोचा किस प्रकार लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट करेंगे और किस तरह उसके ढांचे को तोड़ेंगे। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए उसने इस पॉलिसी को अपनाया। फिर ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मनी पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। मतलब यह कहा जाता है कि फरवरी के महीने में जर्मनी संसद भवन में एक रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी आसान हो गया। अर्थात जो अग्निकांड हुआ वह किसी के द्वारा नहीं, वह हिटलर के द्वारा लगवाया गया था। उनके पार्टी वालों ने उस पार्लियामेंट जर्मनी के संसद भवन में जो बिल्डिंग थी उसमें आग लगवाई, अर्थात फरवरी के महीने में। फिर देखिए द फायर डिक्री ऑफ फरवरी 1993 indefinitely suspended civic right like the freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। देखिए एक सबसे बड़ी विशेषता थी, यह आग लगवाने के पीछे कारण क्या था। जैसे कोई घटना होती तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन होता, तो इसके पीछे भी एक कारण था। कारण यह था कि वह आग किसी दूसरे पर आरोप लगा देगा और दूसरे पर आरोप लगा के अपने पावर को और अधिक सुदृढ़ कर देगा। तो उसने क्या किया, यही काम लाया।
फायर डिक्री मीन्स होता है डिक्री, डिक्री मतलब होता है लॉ, कानून, मतलब आग का एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? 28 फरवरी 1933 में उसने आग का एक कानून बताया जिसमें वह सस्पेंडेड सिविक right like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by Weimar Constitution। वाइमर संविधान के द्वारा जो लोगों को यह दिया गया था कि आप मुक्त रूप से बोल सकते हैं, मुक्त रूप से पेपर में छाप सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, उन सबको वह सस्पेंडेड कर दिया, भंग कर दिया। अर्थात उस सबको भंग करने के पीछे उसका क्या राज था? 1933 में उसने अग्नि फायर डिक्री के जरिए अभियुक्त प्रेस एवं सभा करने वाले आज़ादी जैसे नागरिक की थी अधिकारियों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया। ठीक है। और वाइमर संविधान में इस अधिकार को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन उसने उसका वितरण कर दिया। देन ही टर्न हिज arch enemy the constitution, most whom the hardly pegged of the newly established concentration कैंप। अब देखिए कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है। एक उसने कंसंट्रेशन कैंप बनाया। कंसंट्रेशन कैंप मतलब होता है कि इसमें उसने एक मुख्य बिंदु रखा। मुख्य बिंदु क्या रखा? उसका कहना था कि जब महत्वपूर्ण उसके इसके बाद हिटलर ने कट्टर शत्रु, हिटलर के दो कट्टर शत्रु थे, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट दल वाले, उस पर निशाना था बनाया। और उस पर निशाना बनाने के लिए उसने जितने भी कम्युनिस्ट थे उनको रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद करवा दिया। एक कैंप बनाया और उस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी कम्युनिस्टों को उसके अंदर बंद कर देना, और बंद कर दे के ऐसे खुलेआम मतलब मारा जाता, इसी में उसको उन लोगों को मारा जाए जिससे कि कोई आरोप न लगे। तो उसने कंसल्टेशन कैंप बनाया और उस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या था माय डियर स्टूडेंट? उस कैंप का मुख्य उद्देश्य था कि आपको नाजिर पार्टी वाले जो थे, वह कम्युनिस्ट पार्टी जो उसके विरोधी थे, उनको अधिक से अधिक लोगों को बंद करके पनिशमेंट देना। तो आपका एक क्वेश्चन होता है राइट डाउन अबाउट कंसंट्रेशन कैंप। राइट डाउन अबाउट, ऑफलाइन वर्क क्या हुआ? राइट डाउन अबाउट कंसंट्रेशन कैंप, इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। ओके, फिर इसके बाद देखिए द रिफ्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर several out of surviving 6,880 अरेस्टेड फायर्स ऑफ। मतलब देखिए यह बताया जा रहा है कि कम्युनिस्टों को बहुत दर्दनाक दमन किया, दर्दनाक मौत दिया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले, 5 लाख आबादी वाले, लगभग 5 लाख, 500,000, ठीक है, 5 लाख आबादी वाले शहरों को गिरफ्तार कर किए गए लोगों को बची खुची और 6,888 फाइलों में से 1440 वर दोज कम्युनिस्ट, सिर्फ जो कम्युनिस्ट थे उन लोगों को नाजीरवादी ने सिर्फ कम्युनिस्ट को क्या किया? सफाया कर दिया, सफाया कर दिया। तो डुसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए। कहाँ गिरफ्तार किए गए इन लोगों को? डुसेलडॉर्फ, यह शहर था, सिटी था, यहाँ पे इतने लोगों को गिरफ्तार किया। स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ 500,000 पॉपुलेशन, इतने लोगों को इन लोगों ने क्या किया? गिरफ्तार किया। मिलियन मीन्स 10 लाख होता, 10 लाख का आधा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख की आबादी में वाले डुसेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए। और इसके बाद 6,08,000
6,808 फाइलों में से 1,440, जैसे 6,400 अरेस्टेड फाइल्स, इतने फाइल्स यह बताया गया कि 6,880 808 गिरफ्तार किए गए, और इसके बाद उसमें से 1,440 को कम्युनिस्ट को मार दिया गया, 440 कम्युनिस्ट को मार दिया गया। और इसके बाद बचे कितना, 52 किस्म के लोगों को उसने अपने दमन का कारण बनाया। देखिए, देयर वेयर, फिर इसके बाद कम्युनिस्ट अलोन, फिर देयर वेयर हाउएवर द वन अमॉन्ग द 51 टाइप्स ऑफ विक्टिम persecuted by the Nazis across the country। उसने क्या किया कि फिर नाजी शासन ने कुल 52 टाइप्स में प्रकार के लोगों को अपने मतलब प्रोसिक्यूटेड, दमन का शिकार, विक्टिम मतलब शिकार बनाया, जो देश से इस पार से उस पार जाते थे उनको। अब देखिए आगे, ऑन मार्च 1933 द फेमस इम्बलिंग एक्ट वाज पास्ड। अब क्या किया उसने, 3 मार्च 1933 में प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम, जिसको इनबेलिंग एक्ट कहते हैं। इनबेलिंग एक्ट क्या है, विशेष आपका अधिनियम, वह अधिनियम चालू कर दिया, और इस कानून के जरिए जर्मनी के वाकायदे तानाशाही स्थापित, अपना अब डिक्टेटरशिप स्थापित कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, अब डिक्टेटरशिप अपना स्थापित कर दिया। ठीक है, जर्मनी में द एक्ट इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जैसे किस तरह वह तानाशाही में आया है, जैसे धीरे धीरे सबको दमन किया, दमन करने के बाद अब बोला कि अब हमारी पार्टी है, अब हमारे अनुसार लोगों को रहना पड़ेगा, अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, दंड दिया जाएगा। इस दंड के लिए उसने यह एक नया फॉर्मेट चलाया जिसको कहते हैं तानाशाही डिक्टेटरशिप। उसने क्या किया, जर्मन में अपनी डिक्टेटरशिप स्थापित कर दिया। और कब किया, 1933 में 3 मार्च 1933 को उसने शुरू कर दिया। और इट गेव हिटलर ऑल द पावर टू द साइडलाइन पार्लियामेंट एंड ट्रू ऑफ डिक्री। डिक्री मतलब ला, पहले भी बताए थे आप लोग को। तो यह कहा जा रहा है कि इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदे तानाशाही स्थापित हो गई। और इस कानून में हिटलर ने क्या किया, हिटलर को शासक को हासिल करने पर ढकेलने वाले केवल अध्यक्ष के जरिए शासन संभालने को निरंकुश अधिकार प्राप्त किया, निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेक यूनियन वेयर बैन एक्सेप्ट बाय द नाजी पार्टी एंड द एफिलेटेड। और यह भी कहा था नाजी पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। यूनियन ट्रेड यूनियन पर बैन लगा दी गई। बैन लगा दी गई मतलब उस पर रोक लगा दिया गया। केवल नाजी एक्सेप्ट नाजी पार्टी, केवल नाजी पार्टी को छोड़ के केवल वही लोग कर सकते थे। अब क्या हुआ, द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियली। अब अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कहते हैं डिक्टेटरशिप चलाने के लिए सभी पर अधिकार चाह रही है। अगर प्रेस पर अधिकार नहीं है, प्रेस वाले गलत न्यूज़ छाप देंगे, तो जिससे क्या हुआ कि वह आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए इसने इन सभी चीज़ों पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी चीज़ों पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। और अधिकार जमाने के बाद उसने यह काम किया, क्या किया कि वह आर्थिक रूप से मीडिया पर और न्यायपालिका जहां कोर्ट चलते थे उस पर अपना अधिकार सत्ता लाया।
फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्पेशल। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे समाज में नाजी के हिसाब से नियंत्रित होने लगा, अर्थात लोग उसके अनुसार चलने लगे। और वह अगर दिन करता तो दिन, रात करता तो रात लोग मानते थे। और यह विशेष प्रकार की निगरानी सुरक्षा दस्त गठित किया, जिससे लोग उस पर लोगों को ऑपरेट करता रहा। पहले से जो उसकी स्थिति थी, वर्दीधारी पुलिस और स्टाफ ट्रांसफर, एमएस के अलावा कुछ गुप्तचर विभाग भी थे। एमएस अपराधी नियंत्रित पुलिस और सुरक्षा सेवा का गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों का, या जो नवगठित दस्त हुए, दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे दिया गया, अर्थात उनको इतना अधिकार दे दिया गया कि वे कुछ भी कर सकते थे। सिक्योरिटी सर्विसेज को होते हैं SD, ठीक है, उसकी स्थापित की गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं की वजह से नाजी राज का जो खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। इसके बाद नाजी स्टेट द रिपुटेशन इज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं के नाम से क्या हुआ, नाजीर स्टेट को एक नए नाम से जाने लगा, जिसे क्रिमिनल स्टेट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पीपल कुड नाउ डिटेल फॉर द गॉसिप। इसके बाद क्या हुआ कि लोग जब क्रिमिनल स्टेट के रूप में आने लगा, गेस्टापो के यंत्रण में, गेस्टापो देखिए यहाँ पे, गेस्टापो के दो टार्चर चैम्बर था, ठीक है। मतलब टार्चर मतलब जहाँ पे विभिन्न प्रकार के दंडित किए जाते, लोगों को प्रताड़ित किए जाते थे, उसको टार्चर कहते हैं। चैम्बर मीन्स कक्ष, ठीक है। टार्चर चैम्बर था, उसी में उसका गेस्टापो का चैम्बर था, जो क्या कर दे, किसी को मतलब चैम्बर में किसी को भी बंद कर दिया जाता था, किसी को भी जिसको लाए उसको बंद कर सकते थे। और नए रास्ते किसी को भी मतलब यातना गृह में भेज सकते थे, जिसको चाहते थे उसको उसमें उस चैम्बर में भेज देते थे। और किसी को भी किसी बिना कानून कार्रवाई के देश निकाला दिया था, अर्थात राजद्रोह का उपयोग उसमें किया था। मतलब कोई कानून नहीं पास किया, जैसे रोलैंड एक्ट बना उसके नहीं होने लगा, लोगों को बिना कारणवश जेल भेजी जाने लगा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी बिना किसी कारण के लोगों को गिरफ्तार करने लगे और इसके बाद डिप्टेट करने लगे, अर्थात उसको देश निकाला दिया जाने लगा। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब पुलिस को क्या हो गया, पुलिस फोर्स एक्वायर पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटीज, अर्थात निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार किसको प्राप्त हो गया, इसको पुलिस को प्राप्त हो गया, पुरुषों को। अब वह पूर्ण रूप से लोगों पर कहर ढालने लगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, this is your responsibility, see and try to understand. So you write and try to understand about the offline question. So this is your responsibility. Like, subscribe and share. See you again next video.